So hello everyone, welcome to the course of Indian Polity for UPSC prelims, mains as well as other similar examination। और हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी की सीरीज में प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल के हम लोग कीवर्ड्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज जिस वर्ड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? ओके तो आपको याद होगा हमने प्रियम्बल के कीवर्ड को याद करने के लिए एक कोड बनाया था, ट्रिपल एस डॉक्टर जूली एग फ्राई। ओके तो जो ट्रिपल एस डॉक्टर था उससे हमने याद किया था। ट्रिपल एस से क्या था? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ओके डॉक्टर का मतलब क्या था? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और इसके अलावा हमने कोड बनाया था जूली एग फ्राई। क्या था कोड? जूली एग फ्राई। तो जू फॉर क्या था? जस्टिस। ली फॉर लिबर्टी। हम लोग इस पे फोकस करेंगे तो जस्टिस। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस न्याय, जस्टिस न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में सभी के पास इक्वल प्रिविलेज है, तभी तो न्याय होगा ना। क्लियर है? तो न्याय का मतलब ये है कि जब इक्वल प्रिविलेज कंडीशन में सभी लोग हैं दैट इज कॉल्ड न्याय। ठीक है, तो जनरली न्याय का 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, पहला होता है पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल जस्टिस। सेकंड है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। थर्ड है सोशल, सोशल। क्लियर है? सोशल। ओके अब देखिए, अभी हम लोग जी रहे हैं एलपीजी एरा के अंदर। कहाँ पे जी रहे हैं? एलपीजी एरा मतलब 1991 में इंडिया के अंदर एक पॉलिसी आई, इसका नाम है लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। क्लियर है? ये पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई। ठीक है, जब ये पॉलिसी लाई गई तो क्या हुआ कि 1991 के बाद एक ट्रेंड इंडिया के अंदर क्रिएट हुआ कि मोर प्राइवेटाइजेशन, लेस नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेशनलाइजेशन। तो जो प्राइवेटाइजेशन है उसका मतलब होता है ठीक है, द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज निजीकरण, निजीकरण, निजीकरण। तो जब क्या होता है कि कंट्री का जो रिसोर्स है उसके ऊपर जब कंट्रोल रहता है प्राइवेट सेक्टर का दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, और जब कंट्री के रिसोर्स पे कंट्रोल रहता है किसका? नेशनल गवर्नमेंट का, या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब एनी गवर्नमेंट का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिसोर्स का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि रिसोर्स पर जो कंट्रोल है वो रहता है प्राइवेट सेक्टर का, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो 1991 के बाद क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन आया। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर जब इंक्रीज हुए, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों का इनकम स्केल काफी ज्यादा बढ़ा। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस स्तर से लोगों का इकोनॉमिक लेवल बढ़ा, मतलब कि लोग जिस स्तर से रिच हुए, इकोनॉमिकली एम्पावर हुए, ठीक है, उसी स्तर से इकोनॉमिकली डिसएम्पावर हुए। ये है एम्पावरमेंट और ये है डिसएम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट और ये है इक्विलिटी, इक्विलिटी। ठीक है, तो क्या हुआ? जो एम्पावरमेंट है मतलब कि जो रिच है वो रिच होते गए, और जो पुअर है और ज्यादा पुअर हो गए। क्लियर? और ज्यादा पुअर हो गए, तो ये खाई लगातार क्या हुई? बढ़ती गई। ठीक है, तो क्या ये इकोनॉमिक जस्टिस है? नो। ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए मिनिमम कितना इनकम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, चलो इकोनॉमिकली आप क्या कहते हैं, मतलब इकोनॉमिकली इंपावर्ड आप हो गए। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली कुछ घटनाओं के बारे में सुना होगा कि जैसे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी के लोग जब घोड़े पे चढ़ते हैं, ठीक है,
अपने मैरिज के अंदर, जैसे कि राजस्थान में आपने देखा होगा सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है वल्नरेबल, बस इस कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड, कौन है ये, ठीक है। हु आर वल्नरेबल, हु आर मार्जिनलाइज्ड, ये वो है, ठीक है, ये वो है जिनको समाज में उचित स्थान नहीं दिया गया। आ रहा समझ में? इसमें कौन आता है? इसमें आपको आता है मेनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, विमेन, children, they all are vulnerable or marginalized section of society, section of society। जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर एक नया कैटेगरी ऑफ जो मार्जिनलाइज्ड है वो क्रिएट हो रहा है, और वो कौन है? वो है आपका, मतलब मॉडर्न नहीं है लेकिन ये ट्रेडिशनली भी मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न एरा में इनको हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि इनका जो मार्जिनलाइजेशन है इस एस्पेक्ट के बारे में अब लोग चर्चा करना स्टार्ट किए, ठीक है। दे आर ट्रांसजेंडर, दे आर LGBT कम्युनिटी, LGBT क्वीर ऐसे होता है नाम पूरा, क्वीर कम्युनिटी, दे आर ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। तो मान लो ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, ये इकोनॉमिकली इंपावर हो गया, मतलब इनके पास वेल्थ तो क्रिएट हो गया, इतना पैसा हो गया कि दे कैन लिव अ बेटर वे ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। क्लियर है? बट समाज में क्या है, समाज में इनको उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है, समाज में उचित इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड सोशली, दे आर सोशली अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड सोशल इनजस्टिस। क्या उसको बोलेंगे? सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस। क्लियर है? और थर्ड कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। थर्ड क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? ये पॉलिटिकल जस्टिस, अब इसको एग्जांपल के दौरान समझने की कोशिश करते हैं। जो इंडियन डेमोक्रेसी है, यहां पर जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, विमेन्स रिप्रेजेंटेटिव, इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या है? वन ऑफ द लिस्ट है, मतलब कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो क्या है, मतलब वर्ल्ड के उन कंट्रीज के अंदर आता है जहां पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि पॉलिटिकली जो है, पॉलिटिकली विमेन आर marginalized, women are vulnerable, okay, that's why government is talking about women's reservation, okay। तो गवर्नमेंट किसकी बात कर रही है? गवर्नमेंट बात कर रही है विमेन्स रिजर्वेशन की बात कर रही है, महिला आरक्षण, विमेन्स रिजर्वेशन। आ रहा समझ में? विमेन्स रिजर्वेशन। अब और इसका एस्पेक्ट समझिए जरा, ठीक है। इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दे वेर marginalized,
एंड दे वर ऑल्सो वल्नरेबल, मतलब ये क्या थे, ये मार्जिनलाइज और वल्नरेबल हैं। आ रहा समझ में? तो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए अल्टीमेटली क्या होता है, एक प्रोविजन आता है दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। एक प्रोविजन आता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। कौन सा क्लास? डिप्रेस्ड क्लास। कहां पे आता है? ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है पहले चैप्टर में कि व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। पर बाद में क्या होता है कि गांधी जी जो है, ठीक है, इस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास के अगेंस्ट जो है, ठीक है, स्ट्राइक पे चले जाते हैं और अल्टीमेटली साइन होता है पूना पैक्ट। इसके बाद साइन होता है पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट के तहत जो है ये कोशिश की जाती है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, ओके, उनको जोड़ा जाए सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से। ओके, दैट्स वाई कॉन्सेप्ट आता है रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जरूर शेड्यूल कास्ट जो उनका कंडीशन थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं कि उन पर सुधार थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है। बट जो ST है उनका कंडीशन अभी भी क्या है, काफी वर्ष है ना। अभी एक हाल में साउथ की बड़ी अच्छी मूवी आई थी, इसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया था, ठीक है। इसमें एक इरूला ट्राइब है, ठीक है, और जो इरूला ट्राइब है कैसे उसका शोषण किया जाता है पूंजीवादी लोगों के द्वारा, ठीक है, सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल सेक्शन के द्वारा। ओके, यानी कि अभी भी क्या है, अभी जो शेड्यूल ट्राइब है दे आर नॉट, मतलब क्या कहते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की जो मुख्य धारा है उससे अभी वो नहीं जुड़े हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इनजस्टिस, ठीक है। और एग्जाम्पल है जैसे मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ये हम पढ़ेंगे वैसे ब्रीफ में, जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। तो जब मंडल कमीशन आया तो उसके रिपोर्ट में ये पाया गया कि मोर देन 50% जो आबादी है, ओके, कितनी आबादी? मोर देन 50% जो आबादी है, यानी यदि ये कंट्री का पॉपुलेशन का पाई चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, तो इस पाई चार्ट के अंदर मोर देन जो 50% है, ओके, ये आबादी दे कॉन्स्टिट्यूट बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, क्लासेस, ओके। बट जो पब्लिक सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस, इन पब्लिक सर्विस दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड, दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड, अंडर रिप्रेजेंटेड। आ रहा समझ में? दैट्स वाई ड्यूरिंग मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इन 2005, ठीक है, 5 क्या आता है, प्रोविजन आता है 27% रिजर्वेशन फॉर, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर है? अब इसको समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। जस्टिस का 3 फॉर्म होता है। पहला फॉर्म होता है सोशल जस्टिस, सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिटिकल जस्टिस जो है, ठीक है, ये कहाँ मेंशन है, ठीक है, तो ये मेंशन है फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, जबकि सोशल और जो इकोनॉमिक जस्टिस है इट इज मेंशनड इन द चैप्टर ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है, ठीक है, मतलब कि आर्थिक न्याय, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहाँ पे मेंशन है, ये प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले लिखा है प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको भी हम होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे फंडामेंटल राइट आ गया तो इसका मतलब क्या, पॉलिटिकल राइट, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, नन यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे हमने बात किया है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। हमने 3 तरह के न्याय की बात की है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ओके।
तो इट इज सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज डीपीएसपी। ये जो तीन तरह का जस्टिस है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है, ठीक है, इसके अंदर मेंशन है। अब फंडामेंटल राइट क्या होता है, तो जब आप किसी देश के नागरिक है, ठीक है, इन कारणों से आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट। और डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव्स है, जिसको यह गाइडलाइन है स्टेट के लिए, जब स्टेट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है, तो उन गाइडलाइन को क्या करेगा, वो ध्यान में रखेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समाज के अंदर सभी लोग क्या है, इक्वल है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन, नो सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब कि आप भेदभाव नहीं कर सकते समाज के अंदर। किस आधार पे, कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे, कलर के आधार पे, दैट वाज कॉल्ड अपार्थाइड पॉलिसी। ब्रिटिश क्या करते थे, रंग भेद की नीति को अपनाते थे, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड पॉलिसी, प्रॉपर वर्ड है उसके लिए। रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर और सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। तो कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आप समाज के अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, ठीक है, एवरी क्लास हैव इज एट पार, मतलब हर एक क्लास क्या है, इक्वल है। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ओके, दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या जो हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज क्या प्रिविलेज नहीं है, इज इट ऑल्सो प्रिविलेज? देखिए भाई, समझिए जरा इस चीज को, ठीक है। व्हाट इज सोशल जस्टिस, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है सोशल जस्टिस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी इंडिविजुअल और कम्युनिटी, any individual or community. Now tell me one thing, हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमने प्रोवाइड करते, भैया सरकार प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, दैट इज फॉर ओबीसी, दैट इज फॉर एससी, एसटी, इवन इन दिस इज फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, विमेन रिजर्वेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आप किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको स्पेशल प्रिविलेज कैटेगरी में रख रहे हो, है ना। तो क्या आपको लगता नहीं कि प्रियम्बल का जो वर्ड है, कीवर्ड है सोशल जस्टिस, इसका ये वायलेशन है, इसका ये मतलब इस नियम का अवमानना है, ठीक है, उल्लंघन है, कैसा है बताइए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन है, देखिए, ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन, ऐतिहासिक कारण, ठीक है। यदि आप इतिहास को उल्टा कर देखें तो इतिहास के पन्नों में आपने देखा है, ठीक है, विमेन्स वेयर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, एससी एसटी वेयर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, ओबीसी वेयर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो इन कारणों से क्या हुआ कि कुछ जो समाज का सेक्शन था, ठीक है, ये चले गए बहुत टॉप पे, मान लो इसको सेक्शन ए है, ये टॉप पे चले गए, बट सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी ये कहां पे आ गया, ये आ गया बिल्कुल नीचे। तो यदि मान लो हम थोड़ा नंबर लाइन ले रहे, ठीक है, क्या ले ले हम, नंबर लाइन। तो यदि ये है इक्विलिटी, क्या है ये, इक्विलिटी, इक्विलिटी, तो जो यहां पर है वो क्या है, उसके पास स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल प्रिविलेज है, क्लियर है। तो ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन जो कुछ कम्युनिटी बहुत आगे निकल गया, जीरो और लेस प्रिविलेज, जीरो और लेस प्रिविलेज, क्लियर है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, करना ये पड़ेगा कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, ठीक है, इसके पास बहुत बहुत सारा वेल्थ है, क्लियर है, और ऑलरेडी ये प्रिविलेज है, तो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, ओके, देमसेल्फ। बट ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से, इसको लाना है पॉजिटिव जोन में। ये मान लो ओरिजिन है, इक्विलिटी है, तो इसको लाना है इक्विलिटी के पास। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसे कुछ फेवरेटिज्म, क्या कहते हैं, मतलब हल्का फेवर करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स दे बिकेम पुअर और वल्नरेबल, ठीक है।
तो इसको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, इसके टुवर्ड्स हमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर बैकवर्ड ओनली ड्यू टू हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो है लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है ये, ठीक है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर दे बिकेम बैकवर्ड, ठीक है। वो बैकवर्ड क्यों बने, क्योंकि इसका कारण ऐतिहासिक है, इसका कारण आर्थिक है। ओके, तो देखिए भाई, इंप्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास SC ST OBC एंड वीमेन, ठीक है, इसके लिए क्या है, रिजर्वेशन का प्रोविजन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, ठीक है, ये देखिए एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो है 21, अच्छा वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ये वर्ल्ड का रिपोर्ट है कि रिचेस्ट 1% हैव मोर देन ट्वाइस एज मच एज वेल्थ एज 6.9 बिलियन पीपल, ठीक है। 22 रिचेस्ट मैन हैव मोर वेल्थ देन ऑल द वीमेन इन अफ्रीका, ठीक है। मतलब कि अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, क्लियर है, और इसके पास जितना वेल्थ होगा, मतलब जितनी महिलाओं के पास वेल्थ होगा पूरे कॉन्टिनेंट को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को मिलाकर, ठीक है, उतना वेल्थ सिर्फ 22 रिचेस्ट मैन के पास है। मैन ओन 50% मोर वेल्थ देन विमेन, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ विमेन्स अनपेड केयर वर्क, व्हाट इज अनपेड केयर वर्क, ठीक है, व्हाट इज अनपेड केयर वर्क, जो केयर इकोनॉमी है इसको हम समझते हैं जरा, ठीक है। व्हाट इज अनपेड केयर वर्क, इसको हम समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो गुड्स एंड सर्विस जिसका मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, गुड्स मतलब वस्तु, जैसे बाजार में आप सामान बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को बेचते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। सर्विस, जैसे आप ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है, आप होटल चला रहे हैं, तो ये सब क्या है, सर्विस है, ठीक है, दीज आर सर्विस। कॉल सेंटर क्या है, सर्विस है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन क्या है, सर्विस है। ओके, तो जो गुड्स एंड सर्विस जिसके लिए मनी आपको मिलता है, मतलब उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा, ओके, मॉनेटरी वैल्यू होगा, जिसके बदले आपको पैसा मिलता है, वो इकोनॉमी के अंदर काउंट होता है, इकोनॉमी के अंदर काउंट होता है, ठीक है। बट गुड्स एंड सर्विस जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता, ठीक है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू, जिसका नॉन मॉनेटरी वैल्यू है, जिसके लिए पैसा आपको नहीं मिलता, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर, क्लियर है। तो ये काउंट इकोनॉमी के अंदर नहीं होता है, ये क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी, ओके, नॉन मॉनेटरी। जैसे मान लीजिए कि मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई विल चार्ज समथिंग, दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लियर है। बट यदि मान लो क्या कहते हैं, मैं एनजीओ में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, दैट इज इसका नॉन मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही जो घर में महिलाएं होती है, वीमेन होती है, वीमेन, उनके द्वारा बहुत सारा वर्क किया जाता है, तो जब वीमेन के द्वारा घर से बाहर वर्क किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा। जैसे मान लो घर में वीमेन होती है, मदर है, ठीक है, वाइफ है, मदर, ओके, क्या करती है, खाना बनाती है, कुकिंग करती है। तो यदि वो घर के अंदर कुकिंग कर रही है, ठीक है, या बच्चों का देख रेख कर रही है, तो क्या उनको पे किया जाता है, नहीं पे किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क तो वो कर रही है, बट उस वर्क का नॉन मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। बट सेम वीमेन जब घर के बाहर वर्क करती है, कुकिंग करती है, या जो भी काम करती है, वट एवर वर्क दे आर डूइंग, दे आर पेड, दे आर पेड, दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी, क्लियर है। तो ये जो नॉन मॉनेटरी वैल्यू वाला सर्विस है उसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो 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 आपका क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी वैल्यू वाला जो वर्क है उससे पैसा आपको मिलना चाहिए ना, पैसा नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज वीमेन्स आर ऑल्सो पुटिंग मोर एफर्ट, ओके, मोर एफर्ट। ये अलग बात है कि जो ट्रेडिशनल पंडित्स होते हैं, है ना, कुछ ट्रेडिशनल एलिमेंट जो होते हैं, उनका ऐसा मानना है
कि जब विमेन घर से बाहर निकलेगी, कहाँ घर से बाहर निकलेगी, तो फैमिली क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। बट ये कंजर्वेटिव सोच है, क्योंकि इकोनॉमी जो है, ठीक है, हमारे देश की नियरली 50% जो आधी आबादी है वो क्या है, महिला है। और यदि वो महिला घर के अंदर रह रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके स्किल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप उसके स्किल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं मानता, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट मानते हैं, ठीक है। मैं भी इस बात को मानता, तो ऐसा मत बोलना कि मैं थोप रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो क्या है, ग्रेट डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, मतलब कि जो रिच है वो रिच होते जा रहा है और पुअर पुअर होते जा रहा है ना जी। देखो रिच ऐसे ऊपर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, पुअर ऐसे नीचे भागते जा रहा है। समझ गए कि नहीं समझे बात को, बताओ। यानी कि रिच और पुअर के बीच का जो गल्फ है लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे लोग बोल रहे हैं इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, बट इनकम के साथ साथ जो महंगाई वो भी तो बढ़ रही है ना, कि नहीं बढ़ रही है। तो गरीब का मैक्सिमम पैसा क्या होता है, खर्च हो जाता है, बहुत कम पैसा बचा पाता है। और गरीबों को ये क्या कहते हैं, रिच सेक्शन जो है, ठीक है, पूरी तरह से क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ये, ठीक है। So there is a great divide between rich and poor. Men own 50% more wealth than women, and total value of women's unpaid care work to the global economy is $10.8 trillion per year. क्लियर है, समझ में आ रहा है जी। मतलब कि हमारी जीडीपी कई गुना ज्यादा होगा। हमारा जीडीपी कितना है, तकरीबन 4 ट्रिलियन के आसपास है, ओके। हमारी जीडीपी का साइज तकरीबन 4 ट्रिलियन के, नियरली 4 ट्रिलियन के आसपास है। समझ गए मेरी बात को, 4 ट्रिलियन के आसपास है, ओके। और विमेन का जो वर्क है उसका वैल्यू कितना है, $10.8 ट्रिलियन पर ईयर, ओके। रिचेस्ट 1% होल्ड मोर देन 4 टाइम वेल्थ हेल्ड बाय 953 मिलियन, ठीक है। मतलब कि बॉटम 70% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन गरीबी का हमारे यहाँ है, ठीक है। तो क्या ये इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि रिसोर्स का, इकोनॉमिक रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो इक्विटेबल मैनर और फैशन होना चाहिए, जो नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब कि इकोनॉमिक आधार पे जब लोगों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इनजस्टिस, ठीक है। सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तब, यदि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा तब क्या होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, जब हम इनइक्वलिटी को हटा देंगे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, ओके, तो क्या होगा, इकोनॉमिक जस्टिस आ जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो जब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को हम ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो ये सेकंड काइंड ऑफ जस्टिस था। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है, कि यदि कंट्री वाइड आप विमेन के प्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। यदि ये डेटा आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तो मैं इसका स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ देखिए जरा। यहाँ पे जो स्वीडन है, स्वीडन, यहाँ पे विमेन जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर दैट इज 46%। क्लियर है, 46%। इवन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, वहां पे 16% है। बांग्लादेश 20% है। इंडिया में शायद 11 या 12 ऐसे कुछ परसेंट है, ठीक है। ठहर जाओ, मुझे देखने दो कितना है इंडिया में। ओके, इंडिया में काफी कम है, ठीक है। और समझ में, तो देखो भाई, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सोसाइटी के हर एक सेक्शन का प्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होगा, तो क्या वो अपनी बात को रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना। तो यदि कंट्री का 50% आबादी विमेन है, क्या है, विमेन है, और उनका जो पार्लियामेंट का अंदर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो करीब 10 से 11%, 11 या 12 ऐसे कुछ, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट, तब बताऊंगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इनजस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, ठीक है, सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, इसको लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब पे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, ओके। चलिए हम मिलते हैं फॉर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।